Hello everyone, welcome to class 8th science chapter 10 Reaching the Age of Adolescence volume 3. Now we will start from the role of hormones in initiating reproductive function. जो हमारे बॉडी में रिप्रोडक्टिव फंक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं, उनमें हार्मोन्स के क्या रोल्स होते हैं. The hormones play an important role in initiating reproductive function of adolescents. जो adolescents होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन के लिए हार्मोन्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है. In other words, the onset of puberty is controlled by the hormones. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो प्यूबर्टी की शुरुआत होती है वो यही हार्मोन्स के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं, या जो भी रीज़न होता है वो हार्मोन्स की वजह से जो बॉडी में चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में, जो सारा कुछ हार्मोन की वजह से होता है. टेस्टिस प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन एंड ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. जो मेल होते हैं उनके मेल पार्ट जो टेस्टिस होते हैं उनमें मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है, और फीमेल की ओवरी जो होती हैं उस ओवरी से इनके सेक्स हार्मोन जो सिक्रेशन होते हैं निकलते हैं वो होते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. ये जो सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन होता है ये सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है. ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट्स मेनी हार्मोन्स. वन ऑफ दैट इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं उनमें बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और उन्हीं में से एक होता है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. The LH stimulates the testes and the ovary to release testosterone in male and estrogen in female. ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड के LH होते हैं यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं इनका वर्क क्या होता है कि ये टेस्टिस और ओवरी जो होती है इन दोनों से जो भी सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं जैसे टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन से ओवरी से एस्ट्रोजन, इसके लिए ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं. आफ्टर हार्मोन अनदर हार्मोन डेवलप्स मेमोरी ग्लैंड इनसाइड द ब्रेस्ट. कुछ अदर हार्मोन होते हैं जो कि फीमेल ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं. द सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन रिजल्ट इन डेवलपमेंट और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड फीमेल. जो सेक्स हार्मोन होता है उनका रिलीज होना या उनके सिक्रेशन की वजह से ही जो मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो शो करते हैं. नाउ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी लाइफ का रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, क्या ड्यूरेशन होता है, किस ड्यूरेशन में या किस एज में वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं. Adolescents become capable of reproduction when the testes in boys start producing sperm and the ovaries in girls start producing ova or eggs. Adolescents जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए किस कंडीशन में या कब, जबकि मेल के टेस्टिस से स्पर्म का प्रोडक्शन और फीमेल की ओवरी से ओवा और एग्स का प्रोडक्शन होना शुरू होता है, उसी टाइम ये रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं. इन वुमेन द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिन एट प्यूबर्टी मीन्स 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. जो विमेन होती हैं उनमें ये रिप्रोडक्शन का फेज़ स्टार्ट होता है प्यूबर्टी जब शुरू होती है तब, यानी कि 10 to 12 ईयर के बीच में, ठीक है. और ये 45 एज से लेके 50 एज तक ये उसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं. Now the capacity of producing gametes lasts for a much longer time in males than in female.
जो मेल होते हैं उनमें जो सेक्स गैमेट होते हैं उनका बनने का जो प्रोसेस होता है या टाइमिंग होता है वो मेल में फीमेल के कंपैरिजन में बहुत लंबा फेज चलता है, लंबे समय तक होता है। इन मेन द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिंस एट प्यूबर्टी मीन्स 14 to 15 years of age and last as long as he is healthy throughout his life। जो मेल होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव फेज़ या रिप्रोडक्शन का एज जो होता है 14 से 15 ईयर्स से शुरू होता है और वो उनकी लाइफ पूरी लाइफ तक भी चल सकता है। डिपेंड करता है कि वो कब तक हेल्दी रहते हैं। जब तक वो हेल्दी रहते हैं तब तक वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, इन आवर कंट्री द लीगल एज फॉर मैरिज इज़ 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़। हमारी कंट्री में जो कानूनी तौर पे मान्यता दी गई है मैरिज एज की, शादी की एज की, वो गर्ल्स की 18 ईयर्स और बॉयज़ की 21 ईयर्स होती है। द गर्ल्स यंगर देन 18 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट प्रिपेयर्ड फिजिकली एंड मेंटली फॉर मदरहुड। 18 ईयर्स से कम एज की जो गर्ल्स होती हैं वो मेंटली और फिजिकली मदरहुड के लिए यानी कि माँ बनने के लिए वो तैयार नहीं होती हैं। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स इन बोथ मदर एंड द चाइल्ड। उम्र से पहले, समय से पहले माँ बनने का जो प्रोसेस होता है ये मदर और चाइल्ड दोनों के लिए हार्मफुल होता है। ओके, now we will start menstrual cycle MC। The sexual cycle in female is called the menstrual cycle। जो फीमेल होती हैं उनमें सेक्सुअल साइकिल चलती है उसे menstrual cycle कहते हैं। The first point, when a girl reaches puberty the sex hormone estrogen causes either of the ovary to release an ovum into the fallopian tube once in about 28 to 30 days। जब गर्ल्स प्यूबर्टी एज में पहुंचती हैं तो उनके सेक्स हार्मोन्स जो कि एस्ट्रोजन होते हैं उनकी वजह से ओवरीज से हर 28 to 30 डेज पे, मतलब 28 से 30 दिन के बीच में हर मंथ में जो होते हैं एक का सिक्रेशन होता है और वो एग जो होता है कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। एंड द रिलीज ऑफ ओव्यूम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओवरी से ओव्यूम या एग का रिलीज होना ये प्रोसेस ओव्यूलेशन कहलाता है। सेकंड, during this period the inner lining wall of the uterus becomes thick and spongy and full of tiny blood vessels and prepared itself to receive the egg। अब इस ड्यूरेशन में यानी 28 to 30 डेज़ के बीच में क्या होता है कि जो यूट्रस होती है, यूट्रस की इनर लाइनिंग या वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है, थोड़ी मोटी और स्पंजी हो जाती है और वहाँ पे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और अपने आप को वहाँ पर एग रिसीव करने के लिए कैपेबल बनाते हैं या रहते हैं। In case the mature egg gets fertilized by the sperm in the fallopian tube, the fertilized egg cells begins to divide to form an embryo। अगर ऐसा केस आता है जब वो एग स्पर्म के साथ फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वो एग फिर क्या होते हैं, सेल डिवीज़न होना शुरू करता है और तब फॉर्मेशन करते हैं एम्ब्रॉयो का। And the embryo gets embedded in the lining of uterus and this results in the pregnancy। और फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रॉयो का फॉर्मेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में तो वो जो होते हैं एम्ब्रॉयो बनने के बाद वो एम्ब्रॉयो यूट्रस की लाइनिंग में आ जाते हैं और वहाँ पर यूट्रस की लाइनिंग में आ जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं और ये जो रिजल्ट होता है ये प्रेगनेंसी कहलाती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ स्पर्म के साथ एग का, तब उस कंडीशन में क्या होता है।
If the ovum or egg does not get fertilized due to the non-availability of sperm in the fallopian tube, then the thick and soft inner lining of uterus is no longer needed, hence it breaks. लेकिन अगर स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग, जो थिक स्पंजी लाइनिंग का फॉर्मेशन हुआ था, फिर वो जो होती है ब्रेक हो जाती है। अब इसमें मैंने बताया था इन लाइनिंग में क्या होता है कि छोटे छोटे टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जब यही ब्रेक होता है, सो द थिक एंड सॉफ्ट इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस अलोंग विद द ब्लड एंड द डेड ओव्यूम कम्स आउट ऑफ द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और जब यही लाइनिंग जो होती है ब्रेक होती है, तो यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक होने के बाद उसके साथ में डेड ओव्यूम और साथ में जो ब्लड के वेसल्स से वो वजाइना से हमारे बाहर निकलते हैं ब्लीडिंग के फॉर्म में, और इसे ही मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं वो 3 से 5 डेज तक ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। When menstruation is over, the inner lining wall of the uterus starts building up again so that it may become ready to receive the next ovum in case if it does not get fertilized. फिर जब मेंस्ट्रुएशन ओवर हो जाता है, 3 to 5 डेज का पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद फिर से यूट्रस की इनर लाइनिंग जो होती है फिर से बिल्डअप होना शुरू हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है ओव्यूम को रिसीव करने के लिए। अगर ओव्यूम फर्टिलाइज्ड हो जाता है तब तो फैलोपियन ट्यूब से फिर एम्ब्रॉयो का फॉर्मेशन होकर तब यूट्रस में होता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब डायरेक्ट ओव्यूम जो होते हैं वो आते हैं। menstrual cycle repeats in women after about 28 to 30 days till the time ovum gets fertilized. जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है गर्ल्स में या लेडीज़ में, तब तक हर 28 से 30 डेज़ के गैप में ये menstrual साइकिल बार बार ह्यूमन बीइंग में चलती रहती है फीमेल में। If the ovum gets fertilized, menstruation stops and the female gets pregnant. अगर ओव्यूम फर्टिलाइज्ड हो जाता है स्पर्म के साथ में, तब ये मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, और तब फीमेल जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। एंड द फर्टिलाइज्ड एग्स गेट एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज वी हैव लर्नड इन चैप्टर 9। और उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप यूट्रस में डेवलपमेंट करते रहते हैं, और इसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 9 में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। Now we will talk about menarche and menopause. The first menstrual flow that begins at puberty in women is called menarche. जब ह्यूमन बीइंग में ये मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फर्स्ट टाइम शुरू होता है प्यूबर्टी स्टेज पे, वही मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन मेनार्च कहलाता है। एंड दिच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल। और इसी वजह से ये पहचाना जाता है या माना जाता है कि अब ये फीमेल जो होती है उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू हो सकती है। नाउ शी इज़ कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। And the stoppage of menstrual flow at the age between 45 to 50 years in female is called menopause. और इसी मेंस्ट्रुअल फ्लो का जो मेंस्ट्रुएशन होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो फीमेल में 45 से 50 इयर्स के बीच में कभी भी स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ बेबी, यानी कि जो बेबी होते हैं किस तरीके से उनका सेक्स डिटरमाइन होता है। We know that chromosomes are present inside the nucleus of every cell. हमें पता है कि हर सेल के सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। एंड क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक ए स्ट्रक्चर दैट कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जीन्स के रूप में इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं पेरेंट्स से डॉटर के बीच में। All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nucleus of their cell.
जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं उन सभी के सेल के न्यूक्लियस में 23 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आउट ऑफ दीज 40 क्रोमोसोम्स 44 आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। इनमें 23 पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इन 46 क्रोमोसोम्स में से 44 ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स आर आइडेंटिकल इन मेल एंड फीमेल। ऑटोसोम्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल में मतलब सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। एंड रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। जो 2 अदर क्रोमोसोम होते हैं उनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। एंड दीज सेक्स क्रोमोसोम्स आर रिप्रेजेंटेड एज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। और ये सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये एक्स और वाई से डिनोट किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। In female, the cells contain 2 identical X chromosomes. जो फीमेल होती हैं उनमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके क्रोमोसोम्स को एक्स एक्स से शो करते हैं। सो द क्रोमोसोम इन फीमेल आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्स। In males, the cell contains 2 different chromosomes X and Y, so the sex chromosomes in male are represented by XY. जो मेल होते हैं उनमें 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, X होते हैं एक Y होते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XY से। नेक्स्ट पॉइंट, ईच गैमेट कंटेन्स ओनली 1 सेक्स क्रोमोसोम्स। An egg always contain X chromosome, whereas a sperm or male gamete may contain either X or Y chromosome. अब हर गैमेट जो होता है या हर बेबी जो होता है उसमें जो होते हैं 1 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ओनली 1, यानी कि एक पेरेंट्स से जाता है, एक मदर से जाता है और एक फादर से, तब जाके 1 पेयर होता है। ठीक है, तो जो एक यानी कि फीमेल गैमेट होता है वो हमेशा एक्स होता है। 2 एक्स होते हैं तो हमेशा इसमें से एक एक्स ही जाएगा। लेकिन जो फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म होते हैं उनसे या तो कभी एक्स जाता है या तो कभी वाई क्रोमोसोम जाता है। If the sperm carrying the X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosome and it will develop in a female child. अगर स्पर्म के एक्स क्रोमोसोम जो है फर्टिलाइज्ड होते हैं एग से, जो कि ऑलरेडी एक्स है ही, तब इस कंडीशन में जो जाइगोट का फॉर्मेशन बनेगा वो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स बनेगा, यानी 2x बनेगा, और तब इस कंडीशन में फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। But if the sperm carrying the Y chromosomes fertilize the egg, the zygote would have 1 X and 1 Y chromosomes. लेकिन यदि वो जो स्पर्म होते हैं वो Y क्रोमोसोम्स के साथ जो स्पर्म होते हैं उनमें वाई क्रोमोसोम जो होते हैं वो एग के साथ फर्टिलाइज होते हैं, तब जो जाइगोट होता है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है एंड इट विल डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड, और तब ये मेल चाइल्ड में डेवलप होता है। ओके, सो द सेक्स ऑफ अ बेबी टोटली डिपेंड्स ऑन द फादर्स स्पर्म नॉट एंड मदर्स एग। इसीलिए जो बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, उनका सेक्स जो होता है पूरे तरीके से फादर के स्पर्म पे डिपेंड होता है, ना कि मदर के एग पे। The belief that mother is responsible for the sex of a child, a girl or a boy is not correct. ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग मानते हैं, ये मान्यता है कि भाई जो भी बेटा हुआ बेटी हुई इसके लिए जो है माँ रेस्पॉन्सिबल होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये गलत है। हमेशा इसके लिए फादर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, ना हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स के अलावा भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनमें क्या क्या जो होते हैं, कौन से ग्लैंड होते हैं, किस हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं और उनका मेन फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, द फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है, इससे ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है? द growth hormone control the overall development of growth of the body, development of the muscle and the bones। ये हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट देखता है कंपेयर। तो उस कंडीशन में अगर
ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो तब गिग्नेटिस होती है। गिग्नेटिज्म का मतलब बॉडी बहुत विशाल का, नॉर्मल से एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। और अगर इसी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत कम होता है या नॉर्मल से कम होता है तो बॉडी जो होती है डॉर्फिज्म का शिकार हो जाती है, यानी कि बौनापन, छोटा, बॉडी छोटी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड लोकेटेड इन नेक रीजियन बिलो द लैरिंग्स, जो हमारी बॉडी में लैरिंग्स नेक में होती है, जिसको कि वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, एडम्स एप्पल्स भी बोलते हैं। उसके नीचे जो होते हैं एडम्स एप्पल जो होते हैं वो मेल में होते हैं, जो लैरिंग्स होते हैं, ठीक है, उस लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। उसी के ठीक नीचे ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और इसी थायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन होता है थायरोक्सिन का, ठीक है। दिस स्टिमुलेट्स द रेट ऑफ सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये जो होता है थायरोक्सिन ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक। Now, goiter, iodine is necessary for the formation of thyroxine hormone. ये जो थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है इसके लिए आयोडीन बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अ डाइट ऑफ अ पर्सन प्रोड्यूसेस लेस थायरोक्सिन हार्मोन एंड कॉज अ डिजीज नोन एज गोइटर। और किसी भी पर्सन के बॉडी में अगर ये आयोडीन की कमी होती है या खाने में आयोडीन की कमी होती है तो थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ही कम होने लगता है और इसी की वजह से एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं गोइटर, ठीक है। उसमें नेक स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। हमारे बॉडी में दो किडनी होती है, दोनों किडनी के ऊपर जो होते हैं वन पेयर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, एक लेफ्ट में होते हैं एक साइड में, दोनों के ऊपर। इनसे सिक्रेशन होता है एड्रेनालिन और एल्डोस्टेरॉन का, ठीक है। इनका फंक्शन होता है दिस कंट्रोल इमोशंस लाइक फियर एंड एंगर, रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। एड्रेनालिन जो होते हैं वो हमारे इमोशन जैसे कि फियर, एंगर, इन सब को रेगुलेट करता है। उसके अलावा हमारी बीपी और हार्ट बीट पर भी इसका कमांड होता है। एल्डोस्टेरॉन रेगुलेट्स मिनरल बैलेंस इन द बॉडी। हाइपोसिक्रेशन कॉजेड एडिशंस डिजीज। एल्डोस्टेरॉन जो होता है ये हमारी बॉडी में मिनरल्स जो होते हैं उनको बैलेंस बना के रखता है और अगर इसका सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है तो एक बीमारी हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एडिशंस डिजीज। नेक्स्ट, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज लोकेटेड बिलो द स्टमक। पैंक्रियाज जो होता है वो हमारे स्टमक से के निचले हिस्से में प्रेजेंट होता है और इनसे दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। इंसुलिन का वर्क क्या होता है, दैट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। Diabetes. When pancreas does not produce or secrete less amount of insulin, the sugar level in the blood increases, causing a disease called diabetes. जब पैंक्रियाज में जो होते हैं इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत कम अमाउंट में होता है या नहीं, उसका इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी में शुगर का लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है हमारे ब्लड में। इसकी वजह से हमें बीमारी हो जाती है, वो डायबिटीज़ कहलाता है। डायबिटीज़ कॉज मेनी हार्मफुल इफेक्ट इन ह्यूमन बीइंग, मेजरली ऑन किडनीज। डायबिटीज़ की वजह से वैसे तो ह्यूमन बीइंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है मेन रूप से जो उसमें क्या इफेक्ट, किडनी पे इफेक्ट होता है इसका, ओके। और ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लूकेगॉन कन्वर्ट स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, दस इंक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल। ग्लूकेगॉन जो होता है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन जो होता है उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, इसलिए हमारी बॉडी के शुगर लेवल को जो है बढ़ाता है, ठीक है। नाउ रोल ऑफ द हार्मोन्स in the completing the life cycle of insects and frog। ये जो
फ्रॉग होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें किस तरीके से इस हार्मोन का क्या यूज़ होता है, किस तरीके से लाइफ साइकिल में ये हार्मोन्स जो होते हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। We have learnt about the life cycle of silk moth in class 7th. The larva or caterpillar has to pass through various stages to become an adult of silk moth. हम लोगों ने क्लास 7th में सिल्क मोथ या सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा है। तो उसका लार्वा या कैटरपिलर जो होता है वो क्या होता है, बहुत सारे स्टेजेस से पास होता है, तब जाके वो एडल्ट सिल्क वर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जब लार्वा ट्रांसफॉर्म होके चेंज होके एक एडल्ट का फॉर्मेशन करता है डिफरेंट चेंजेस करके, ये प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। मेटामॉर्फोसिस जो होते हैं वो इंसेक्ट्स में हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। सिमिलरली द टैडपोल पासेस थ्रू द सर्टेन स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट फ्रॉग। उसी तरीके से जो टैडपोल होते हैं, बेबी के जो फ्रॉग के बेबी होते हैं उनको टैडपोल कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से टैडपोल जो होते हैं वो भी बहुत सारे स्टेजेस से पास करके क्रॉस करके एडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एंड द स्टेज और द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाय अ थायरॉक्सिन हार्मोन। ये जो फ्रॉग होते हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। दैट इज सेक्रेटेड बाय द थायरॉयड ग्लैंड। वो थायरॉयड ग्लैंड से उनमें सिक्रेशन होता है। ठीक है, presence of iodine in water is required for the production of thyroxine in frog's body. वाटर में प्रेजेंट जो आयोडीन होते हैं वो ज़रूरी होता है फ्रॉग्स की बॉडी में एंटर करने के लिए, क्योंकि वही आयोडीन जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इफ़ द वाटर इन विच tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adult frog. अगर ये जो टैडपोल जो होते हैं वो ऐसे वाटर में हैं जहाँ पे कि वो आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, इस कंडीशन में टैडपोल जो होते हैं वो एडल्ट फ्रॉग का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ Health of an individual is defined as his or her physical, social, and mental well-being. Now we will learn about it in the next volume, Reproductive Health. Thank you.